गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक फिनिश किया था, ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, धातु क्रम, ठीक है। तो धातु क्रम को बेसिकली इंग्लिश में मेटलर्जी कहा जाता है, ठीक है। धातु क्रम को बेसिकली क्या कहा जाता है? मेटलर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो धातु क्रम का प्रोसेस क्या है। धातु क्रम का ये चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे बेसिकली कि जमीन के अंदर से जो अयस्क निकालते हैं, उस अयस्क के अंदर से धातु को कैसे हम ऑब्टेंड कर सके, इसकी वैज्ञानिक तरीका जो है उसको हम क्या कहा जाता है? धातु क्रम कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको धातु क्रम को परिभाषित करना है तो कैसे करोगे? धातु क्रम एक साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक तकनीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अयस्क से धातु को आसानी से ऑब्टेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे धातु क्रम क्या है, धातु क्रम, तो अगर आपको पूछे धातु क्रम को परिभाषित करने के लिए, यह वैज्ञानिक तकनीक है जिससे अयस्क से धातु को निष्कर्षित किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल बेसिकली एक साइंस है जिसके अंदर से हम धातु को ऑब्टेन किया जाता है उसके अयस्क, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जनरल टर्मिनोलॉजी जिसको आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज की, ठीक है ना। एक टर्म आती है खनिज, ठीक है। खनिज को इंग्लिश में कहा जाता है मिनरल, ठीक है ना, मिनरल्स, ठीक है। तो खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर धातु उपस्थित होती है। खनिज क्या है? अगर आपको पूछे कि ऐसे पदार्थ जिसमें धातु उपस्थित होती है उन्हें हम क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जिसमें धातु उपस्थित होती है खनिज कहलाते, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जिसमें धातु उपस्थित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दे बेटा, हर एक खनिज से धातु को आसानी से ऑब्टेन नहीं कर सकते। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि धातु की कॉस्ट उतनी ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम धातु को ऑब्टेन करोगे तो उसके लिए खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ जाए, ठीक है। तो हर एक खनिज से हम धातु को आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, आसानी से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता, आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ऐसे खनिज जिनके अंदर से धातु को आसानी से सुविधाजनक तरीके से और निकालने के लिए खर्चा भी कम लगे और प्रॉफिटेबली भी हो, ठीक है ना। तो ऐसे खनिज जिनके अंदर से धातु को आसानी से ऑब्टेन किया जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो एक नई टर्मिनोलॉजी आती है अयस्क, एक टर्म आती है अयस्क। अयस्क को इंग्लिश में और कहा जाता है, ठीक है ना। तो अयस्क बेसिकली ऐसे खनिज जिनसे धातु को आसानी से निष्कर्षित किया जा सके अयस्क कहलाते, ठीक है ना। ऐसे खनिज जिनके अंदर से धातु को आसानी से ऑब्टेन किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों डेफिनेशन से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं होते। तो कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेते हैं, ध्यान दें, सभी अयस्क खनिज होते हैं, जबकि सभी
खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है। तो भाई सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज जो है वो क्या नहीं होते, अयस्क नहीं होते। ये आपके ऊपर दोनों डेफिनेशन से आपको पता चल चुका है, ठीक है बेटा। तो इसको लिख लीजिए एक बार। चलो अब एक टर्म आती है अधात्री, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है अधात्री, जिसको हम गैंग पार्टिकल या फिर मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक टर्म है, लिखिए आप अधात्री। अधात्री, इसको गैंग पार्टिकल भी कहा जाता है, गैंग, या फिर मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अयस्क में जो अवांछनीय अशुद्धियां उपस्थित होती है, जाहिर सी बात है जब अयस्क निकालते हो तो उसके अंदर बहुत सारे कंकर की कचरा वचरा बहुत सारा अवांछनीय मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है। तो अयस्क में उपस्थित अवांछनीय जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, अशुद्धियां उपस्थित होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अधात्री कहा जाता है या फिर गैंग पार्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। तो अयस्क में उपस्थित अवांछनीय, अयस्क में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियों को, अयस्क में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियों को अधात्री कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है बेटा, अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, अधात्री कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। बेसिक टर्मिनोलॉजी में एक टर्म और आती है फ्लक्स, एक टर्म और आती है फ्लक्स। फ्लक्स को आप क्या कहते हैं, गालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गालक, ठीक है, ठीक है। देखो गैंग पार्टिकल, बहुत बार गैंग पार्टिकल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उनको मेल्ट करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो गलनांक बहुत ज़्यादा होगा, मेल्ट करना मुश्किल होगा, तो उनके अंदर कुछ पदार्थ डाले जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अधात्री से साथ मिलकर अधात्री का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, गालक कहा जाता है। अगेन मेरी बात को मैं रिपीट कर लेता हूं कि गालक ऐसे केमिकल पदार्थ होते हैं, फिर रासायनिक पदार्थ होते हैं, या फिर ऐसे रसायन होते हैं जो अधात्री के साथ मिलकर क्या करते हैं, अधात्री का गलनांक कम कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए आप, ऐसे पदार्थ जो अधात्री का गलनांक कम कर देते हैं, ठीक है ना, गालक कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। अधात्री का गलनांक कम कर लेते हैं, गालक कहलाते हैं। मतलब बेसिकली फ्लक्स जो है वो गैंग के साथ मिलकर स्लैग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मतलब जो गालक है बेसिकली वो अधात्री के साथ, किसके साथ, अधात्री के साथ मिलकर क्या करते हैं, धातुमल का निर्माण कर देते हैं। क्या करते हैं, धातुमल का, ठीक है। आपको पूछे धातुमल जो होता है बेसिकली इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, ध्यान रखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है। और दूसरी बात साथ ही साथ ध्यान रखें, ये लाइटर होता है, ठीक है ना, मोल्टन जोन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ लाइटर होता है, हल्का होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि कौन कौन सी अधात्री के लिए कौन कौन सा गालक का चयन करना है, ठीक है ना। गालक आपको खुद को अपनी तरफ से मिलाना होता है, ठीक है। अब कौन सा गालक आप मिलाओगे तो उसके लिए आपको अधात्री का नेचर आपको पता होना चाहिए कि अधात्री किस प्रकार का है, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए आप। चलो तो उस चीज का हम पता कैसे करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स।
नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स, मतलब एक तरह से गालक का चयन करना। गालक का चयन, गालक का चयन किस आधार पर किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट लिखिए आप कि यदि आपके पास अधात्री, जरा ध्यान दें, यदि अधात्री जो है वो अम्लीय है, ठीक है ना, अधात्री की प्रवृत्ति आपके पास अम्लीय हो, ठीक है ना, तो क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं, क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं कि अगर आपके पास अधात्री अम्लीय नेचर की हो तो उस समय हम किसका यूज करते हैं, क्षारीय गालक का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बाय द वे हमारे पास SiO2 अधात्री के रूप में, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है SiO2 में Si की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +4, ठीक है ना, तो ऑक्सीकरण अवस्था थोड़ी सी ज़्यादा हो, +3 या 4, 5, ठीक है ना, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ज़्यादातर क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। उच्च अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। और ध्यान दें, धातु जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 या फिर अधिक हो वो हमेशा अम्लीय होते, सिवाय वानाडियम पेंटाऑक्साइड को छोड़ के। V2O5 थोड़ा एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी होता है। बाकी इन जनरल धातु ऑक्साइड जिसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +5 या अधिक हो वो ज़्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट ऑल सभी क्या होते हैं, अम्लीय होते, सिवाय किसको छोड़ के, V2O5 को छोड़ के, ठीक है ना। +5 से नीचे वाले भी अम्लीय हो सकते हैं, लेकिन +5 से ऊपर वाले तो हमेशा अम्लीय होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो SiO2 अधातु है, अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अगर बाय द वे आपके पास अधात्री के रूप में SiO2 मौजूद है तो नो डाउट SiO2 का नेचर जो होता है अम्लीय होता है। और अगर इसको आपको हटाना है तो हम यहाँ पे जो गालक यूज करेंगे वो सारी यूज करेंगे। तो धातु का ऑक्साइड बेसिकली क्या होता है, ये फ्लक्स है। धातु का ऑक्साइड जो होता है वो सारी ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। धातु का ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारी ऑक्साइड होते हैं, और सारी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, CaSiO3 का आपके पास क्या मिल जाएगा, स्लैग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास धातु अधात्री या फिर इम्प्योरिटी जो है वो अम्लीय है तो उस समय आपको क्या लेना पड़ेगा, स्लैग अगर बनाना है तो आपको सारी फ्लक्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर दूसरी बात ध्यान रखिए, यदि अधात्री आपके पास क्षारीय हो, अधात्री क्षारीय हो, तो ध्यान देना अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं, अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। भाई जाहिर सी बात है कि अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया हो सकती है, अम्ल अम्ल नहीं ले सकते, अम्ल और अम्ल के बीच में आराम से अभिक्रिया नहीं होती, और क्षार के बीच में आराम से अभिक्रिया नहीं होती, इसलिए हम ऑपोजिट पोलैरिटी का हम लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने ऐसा केस ले लिया, बाय द वे एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे पास FeO दे रखा, ठीक है, FeO अधात्री के रूप में, FeO जो है वो अधात्री के रूप में, ठीक है, और Fe ये धातु का ऑक्साइड है, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, अम्लीय फ्लक्स लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अम्लीय गालक का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से SiO2 का यूज करोगे, और अगर SiO2 का यूज करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, FeSiO3 एज ए स्लैग के रूप में बन जाता है, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान भी रखनी, मैं आगे आपको बताऊंगा। जब कॉपर का और आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसके अंदर ध्यान रखें, कॉपर के निष्कर्षण में स्लैग जो होता है वो FeSiO3 का बनता है। ये अभी से डायरेक्ट ध्यान रखवा कि कॉपर का जब निष्कर्षण किया जाता है, कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसके अंदर स्लैग किसका होता है, FeSiO3 का होता है। और जब आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में स्लैग जो होता है वो किसका होता है, CaSiO3 का स्लैग होता है। ये पहले से ही आप डायरेक्ट ध्यान रखिए ताकि आपको आगे वाली चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स, गालक का चयन आप किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गालक का चयन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए आगे वाला हम पार्ट डिस्कस करते हैं, अयस्कों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अयस्कों के प्रकार। अगला हेडिंग डाल दीजिए बेटा अयस्कों के प्रकार। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो अयस्क दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार का अयस्क कौन सा होगा, जिसमें धातु मुक्त अवस्था में होगी। ठीक है, और दूसरा प्रकार का अयस्क होगा जिसमें धातु मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं होगी। ठीक है, तो पहला प्रकार इसमें धातु मुक्त अवस्था में उपस्थित है। ठीक है, धातु मुक्त अवस्था में मतलब किसी के साथ कंबाइनमेंट होगी। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया लेस रिएक्टिव एयू ले लिया, गोल्ड ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, सिल्वर ले लिया, इसके अंदर बेसिकली लेस रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है ना, और अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो इसका मतलब नेचर के अंदर ये जो एग्जिस्ट करेंगे वो बेसिकली मुक्त अवस्था में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, दूसरा जो आ सकता है, दूसरा प्रकार का धातु संयुक्त अवस्था में उपस्थित हो। ठीक है, संयुक्त अवस्था में उपस्थित है। ठीक है, संयुक्त अवस्था में जैसे कि कार्बोनेट के रूप में हो सकता है। ठीक है, जैसे हो सकती है कार्बोनेट अयस्क हो सकती है। ठीक है, दूसरी हो सकती है सल्फाइड अयस्क हो सकती है, सल्फाइड अयस्क हो सकती है। ठीक है ना, तीसरी हो सकती है अपने पास ऑक्साइड अयस्क हो सकती है। ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप की अयस्क हो सकती है जिसके अंदर धातु जो है वो संयुक्त अवस्था में उपस्थित है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर धातुएं जो होती है वो रिएक्टिव होती है और ज़्यादातर धातुएं जो है वो नेचर में किस फॉर्म में, संयुक्त अवस्था में उपस्थित होती है। ठीक है ना, कम क्रियाशील धातुएं जो ज़्यादातर सल्फाइड की फॉर्म में रहती है और ज़्यादा क्रियाशील जो होती है ऑक्साइड या फिर हैलाइड की फॉर्म में उपस्थित रहती है। ठीक है, और कुछ एक धातुएं जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। ठीक है ना, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, कम होती है, और इनकी रिएक्टिविटी अगर कम होती है तो ये ज़्यादातर किसकी फॉर्म में रहते हैं, मुक्त अवस्था में रहने की टेंडेंसी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको कि मुक्त अवस्था में मतलब इनकी संयुक्त अवस्था में नहीं रहती इन जनरली AU, AG एंड PT, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब मैं आपको आगे वाला प्रश्न, ज़्यादातर धातुएं संयुक्त अवस्था में उपस्थित है, और अगर ज़्यादातर धातुएं अगर संयुक्त अवस्था में उपस्थित है तो इन अयस्कों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी अयस्क का नाम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपको लर्न करना है, डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार प्रॉब्लम पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसलिए फॉर्मूले को आप रिमेंबर कर लें। ठीक है, चलो तो अभी हम बात करेंगे केवल और केवल संयुक्त अवस्था वाली अयस्कों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब देखो डिफरेंट ओर के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो पहली बात करते हैं कार्बोनेट ओर के बारे में। ठीक है ना, कार्बोनेट ओर। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें कार्बोनेट ओर के रिगार्डिंग तो कार्बोनेट ओर के अंदर कार्बोनेट जो होता है वो CO3-2 होता है। तो अगर मेटल CO3-2 के साथ उपस्थित हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनेट ओर कहेंगे। इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि हमने ZnCO3 ले लिया। ठीक है ना, इसको आप क्या कहते हो, कैलेमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैलेमीन। ये इसका नाम ध्यान रखना है, कैलेमीन का फॉर्मूला क्या है, ZnCO3। ठीक है, चलो CaCO3 को हम क्या कहेंगे, CaCO3 को लाइमस्टोन कहा जाता है, ये पहले से आपको पता है। ठीक है, या फिर क्या कहा जाता है, कैल्साइट कहते हैं। ठीक है, फिर बाद में MgCO3.CaCO3 का अगर करें तो इसे हम कैसे क्या, इसे हम डोलोमाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं, डोलोमाइट। ठीक है ना, अच्छा आयरन का कार्बोनेट FeCO3 की अगर बात करूँ, इसको हम सिडेराइट कहते हैं। ध्यान रखिए भाई, आयरन का जो आयरन कार्बोनेट है इसको हम क्या कहते हैं, सिडेराइट कहा जाता है। ठीक है ना, फिर देखो एक होती है एजुराइट और मेलेकाइट। ठीक है ना, कॉपर कार्बोनेट का, कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। बेसिक का मतलब हाइड्रोक्साइड इसके साथ प्रेजेंट है कार्बोनेट के साथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेलेकाइट। क्या कहा जाता है बेटा, मेलेकाइट कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और होता है CuCO3 डॉट हाफ CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एजुराइट। क्या कहते हैं, एजुराइट, एजुराइट कहा जाता है। और ध्यान दे बेटा कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ट्वाइस CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया
नीचे वाले को, तो 2 से मल्टीप्लाई को तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा और यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे COH का होल ट्वाइस। इसे हम एजुरेट, एजुरेट का फॉर्मूला ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। ध्यान दें, एजुरेट जो होता है वो ब्लू पिगमेंट होता है, जबकि ये वाला जो होता है वो आपके पास कौन सा होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, मेलेकाइट। तो ये ध्यान रखना है कलर, कि मेलेकाइट का कलर जो होता है वो कौन सा होता है, ग्रीन होता है, जबकि एजुरेट का कलर आपके पास ब्लू होता है। तो ये डिफरेंट आपके पास कौन सी है, कार्बोनेट ओर से, ठीक है ना, यू मस्ट रिमेंबर इट, ठीक है ना। एक और आता है PbCO3, ठीक है ना। PbCO3 को आप क्या कहते हो, सेरोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेरोसाइट, ये भी ध्यान रखना है। लेड कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, सेरोसाइट कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया कार्बोनेट ओर के बारे में, ठीक है ना। कार्बोनेट ओर के बाद में हम बात करेंगे सल्फाइड ओर की, ठीक है ना। सल्फाइड ओर के अंदर क्या ध्यान रखना है, सल्फाइड ओर के अंदर ये ध्यान रखना है कि S-2 आयन मौजूद होगा। कौन सा आयन मौजूद होगा, S-2 आयन मौजूद होगा, मतलब सल्फाइड S के अंदर आपके पास क्या रहेगा, मौजूद रहेगा, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं Ag2S की, इसको कहते हैं अर्जेंटाइट। क्या कहते हैं, अर्जेंटाइट। ध्यान रखें, सिल्वर जो है वो मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। ध्यान रखें, वापस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूँ कि सिल्वर जो है वो नेचर के अंदर या प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है ना। Ag2S हो गया, ठीक है ना। ZnS हो गया, ठीक है ना। ZnS को हम क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड कहा जाता है, जिंक ब्लेंड कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है HGS, ठीक है ना। HGS को हम क्या कहते हैं, सिनेबार कहते हैं, सिनेबार, ठीक है ना। और ध्यान रखिए बेटा, CuFeS2, ये बहुत बार पूछा गया है, CuFeS2, ठीक है ना। इसको हम कॉपर पायरेट कहते हैं, CuFeS2 को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉपर पायरेट। और स्पेशली ध्यान देखिए, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा अयस्क जिसके अंदर 2 धातुएं उपस्थित है। तो यहाँ पे देखो, एक तो कॉपर भी उपस्थित है और आयरन भी उपस्थित है, इसमें 2 धातुएं उपस्थित है। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम पूछा जाता है और पूछा भी गया है जेई के अंदर, ठीक है। फिर बाद में ध्यान रखिए FeS2, FeS2 को क्या कहते हैं, आयरन पायरेट कहते हैं, आयरन पायरेट। FeS2 को क्या कहा जाता है, आयरन पायरेट। इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। मूर्खों का सोना मतलब क्या हुआ, फुल्स गोल्ड, फुल्स गोल्ड, या फिर इसे क्या कहोगे, मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, ठीक है ना, आयरन पायराइड, ठीक है। तो ये बेसिकली मेजर आपके पास कौन सी होगी, ये तो कार्बोनेट और होगी, और दूसरी होगी आपके पास कौन सी, सल्फाइड और। और इसको डायरेक्ट याद रखना, इसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्साइड ओर के बारे में। अगला वाला पार्ट डिस्कस करते हैं ऑक्साइड ओर। तो नेक्स्ट लिखिए आप ऑक्साइड ओर, नेक्स्ट लिखिए बेटा ऑक्साइड ओर, ठीक है। ऑक्साइड ओर के अंदर ऑक्साइड जो है एज ए कंस्टेंट के रूप में उपस्थित होगा, O-2 आयन उपस्थित होगा, ठीक है। तो ऑक्साइड में इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो Al2O3.2H2, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं बॉक्साइट। एल्यूमिनियम की और ज़्यादातर ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होती है Al2O3.2H2 बॉक्साइट, ठीक है। एक होती है Al2O3.H2, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायस्पोर। ध्यान रखना, डायस्पोर कहा जाता है, Al2O3.H2। और एक होती है Al2O3, इसको हम कहते हैं कोरंडम। ध्यान रखना, कोरंडम, ठीक है ना। एक होता है कार्बोरंडम। कार्बोरंडम बेसिकली SiC होता है, ठीक है ना, सिलिकॉन का कार्बाइड होता है कार्बोरंडम। लेकिन कोरंडम जो है वो Al2O3 होता है, ठीक है ना। और क्ले का जो फॉर्मूला होता है, क्ले का फॉर्मूला ये होता है Al2O3.2SiO2.2H2, ठीक है ना। इसको हम क्ले कहते हैं, क्ले, क्ले या फिर काओलिन भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। बाकी इन जनरल ये बॉक्साइड का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, एक और बता दो तो MnO2। MnO2 को हम क्या कहते हैं, पायरोलुसाइड कहा जाता है, ठीक है ना, पायरोलुसाइड, ठीक है ना। ये भी ऑक्साइड की, Mn की ऑक्साइड हो रहे, ठीक है। Mn के बाद में SnO2, ठीक है ना। SnO2 को क्या कहते हैं, कैसीटेराइट, कैसीटेराइट, ठीक है ना।
टिन की जो ओर है SnO2, इसको आप कैसिटेराइट कहते हैं, ठीक है। चलो, एक होता है अपने पास TiO2, टाइटेनियम की ऑक्साइड ओर, इसको कहते हैं रूटाइल। ध्यान रखिए बेटा, इसको क्या कहा जाता है? रूटाइल कहा जाता है, ठीक है। चलो, फिर देखो आयरन की ओर भी ऑक्साइड की ओर की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। आयरन की ओर में ध्यान रखना है कि देखो, एक तो हो गया Fe2O3, ठीक है ना। Fe2O3 के अंदर स्पेशली ध्यान दे, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो कितनी आ रही है? +3 के बराबर आ रही है। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है बेटा क्या आ रही है? +3, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे? हेमेटाइट कहोगे, हेमेटाइट, ठीक है। ध्यान रखना, इसको आप हेमेटाइट कहोगे। एक और होती है Fe3O4, ठीक है ना। Fe3O4 को बेसिकली हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहते हैं, मैग्नेटाइट, नॉट मैग्नेसाइट। इसको आप क्या कहोगे? मैग्नेटाइट कहोगे, ठीक है ना। और ये वाली जो है ऑक्साइड और, इसमें मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? बेसिकली आपके पास ये वाली जो होगी FeO+ साथ में Fe2O3 की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। FeO+ साथ में Fe2O3, ठीक है ना भाई। 2 और 1 3 Fe, और O कितना आएगा? 2, और इसमें Fe की ऑक्सीजन +2 एंड +3 दोनों मौजूद होती है। तो अगर आपको पूछे कि Fe3O4 में Fe की ऑक्सीजन स्टेट कौन सी आएगी, तो ध्यान दे बेटा, Fe की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे +2 भी आएगी और साथ ही साथ क्या आएगी? +3 भी आएगी, ठीक है। इसके अलावा ऑक्साइड ओर में आपको ध्यान रखना है Fe2O3.3H2, ठीक है ना। Fe2O3.3H2, इसको आप क्या बोलोगे? लिमोनाइट, ठीक है ना। इस ओर का नाम ध्यान रखना है, इसको आप क्या कहोगे? लिमोनाइट कहा जाता है, ठीक है ना। Fe2O3.3H2 को हम क्या कहते हैं? लिमोनाइट कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड और, इसके अलावा एक क्रोमाइट और भी ध्यान रखिए। क्रोमाइट जो है जिसमें FeO.Cr2O3 मिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। आप ऐसे भी लिख सकते हो FeCr2O4, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इस ओर का नाम ध्यान रखिए, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमाइट ओर, ठीक है ना। इस ओर को हम क्या कहते हैं? क्रोमाइट ओर कहते हैं। और क्रोमाइट ओर में Fe की ऑक्सीजन +2 होती है और Cr की जो होती है वो क्या होती है? +3 होती है। तो ये आपके पास मेजर कौन सी है? ऑक्साइड्स ओर है। यू मस्ट रिमेंबर इट, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। लिख लीजिए आप इसको। चलो आगे देखते हैं हम। ऑक्साइड ओर के बाद में हम बात करेंगे हैलाइड ओर के बारे में, ठीक है। ऑक्साइड ओर के बाद में ध्यान रखना है हैलाइड ओर, ठीक है। तो अगला हेडिंग लिखिए हैलाइड ओर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हैलाइड ओर, ठीक है बेटा। चलो, हैलाइड ओर के अंदर हैलाइड्स या फिर हैलोजन प्रेजेंट होगा एज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट के रूप में, ठीक है बेटा। चलो, जैसे कि एग्जांपल लिए NaCl, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉक सॉल्ट, या फिर कभी कभी टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, और के रूप में आप इसका नाम रॉक सॉल्ट कहोगे, बाकी वैसे इसका कॉमन नेम है टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है KCl.MgCl2.6H2, ठीक है ना। ये वाली और का भी ध्यान रखना है। इसको हम कहते हैं कार्नेलाइट, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? कार्नेलाइट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दें, इसके अलावा अगर देखा जाए एलाइड में Na3Lf6, ये वाली एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में काम आती है भाई, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रियोलाइट, क्रियोलाइट, ठीक है ना। और एक होती है CaF2, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरस्पार, ठीक है ना। CaF2 को हम क्या कहते हैं? फ्लोरस्पार, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है? हैलाइड्स की ओर, जिसके अंदर हैलोजन प्रेजेंट है। एक और ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो AgCl। AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर, ठीक है ना। AgCl को क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ और है, हैलाइड और है, यू मस्ट रिमेंबर इट, आपको डायरेक्ट इसको याद ही रखना है, ठीक है। चलो आगे देखिए, इसके बाद में आती है फॉस्फेट ओर, ठीक है। कौन सी ओर? फॉस्फेट ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फॉस्फेट ओर। अगला लिखिए फॉस्फेट ओर।
फॉस्फेट ओर। चलो तो देखिए बेटा, फॉस्फेट ओर के रिगार्डिंग क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर फॉस्फेट आयन मौजूद होता है, ठीक है ना। एक याद रखिए, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ये आएगा, क्योंकि Ca+2 और PO4 -3 होता है, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइट, फॉस्फोराइट कहा जाता है। डायरेक्ट ध्यान रखना है, फॉस्फोराइट कैल्शियम फॉस्फेट को कहते हैं, ठीक है ना। एक याद रखना है एपेटाइट फैमिली का, एपेटाइट फैमिली का सूत्र आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है भाई, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट ले लिया अपन ने ये वाला, ठीक है ना, PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, डॉट इसको थ्री टाइम्स लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है CaX2, ठीक है ना, जहाँ पे X की जगह जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर क्या लेते हैं OH का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। X की जगह यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और या फिर OH, या फिर कभी कभी ज़्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्म में Ca9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके PO4 का होल 6 आ जाएगा, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, CaX2 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, ठीक है ना, तो एक नाम सुनोगे फ्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट, ठीक है ना। अगर आपको पूछे कि फ्लोरो एपेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं करना है, एपेटाइट फॉर्मूले का फॉर्मूला ये होगा, और यहाँ पे जो हेलोजन X आ रहा है ना, उसकी जगह आपको फ्लोरीन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन लिखोगी तो यहाँ से क्या आएगा Ca9 PO4 का होल 6 डॉट CaF, ये वाला फ्लोरो एपेटाइट। और मुद्दे वाली बात क्या है, फ्लोरो एपेटाइट का यूज़ टूथपेस्ट के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? टूथपेस्ट के अंदर। बेसिकली एनिमल्स के अंदर फ्लोरो एपेटाइट प्रेजेंट होता है, और टूथपेस्ट के अंदर बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो, फॉस्फेट ओर के बाद में आपका नंबर आता है सल्फेट ओर के बारे में। सल्फेट ओर का जिक्र करे बिना इस पार्ट को हम फिनिश नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत और जो है सल्फेट ओर की और इम्पोर्टेंट ओर्स के अंदर गिना जाता है, ठीक है। चलो देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए सल्फेट ओर, सल्फेट ओर, ठीक है भाई। अगर हम बात करें सल्फेट ओर के अंदर, सल्फेट ओर के अंदर सबसे पहले CaSO4 डॉट 2H2, इसको हम कहते हैं जिप्सम। बहुत बार आपने नाम सुना होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी पढ़ा है अपन, ठीक है ना। CaSO4 डॉट 2H2 को हम क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट की एस है, ठीक है। चलो फिर बाद में CuSO4 डॉट 5H2, इसका नाम तो बहुत पॉपुलर है, इसको हम कहते हैं ब्लू विट्रॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल, नाम सुना होगा आपने ब्लू विट्रॉल, और इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। चलो आगे देखिए, MgSO4 डॉट 7H2, ठीक है ना। MgSO4 डॉट 7H2 को हम क्या कहते हैं? इप्सोम सॉल्ट कहते हैं, इप्सोम सॉल्ट, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, एक होता है PbSO4, इसका नाम ध्यान रखिए एंग्लेसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंग्लेसाइड। PbSO4 को हम क्या कहते हैं? एंग्लेसाइड कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये मेजर आपके पास क्या है? सल्फेट ओर, ठीक है। चलो तो अभी तक हमने ये जो डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के अंदर हमने ओर के जो कंबाइंड फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रही थी, संयुक्त अवस्था में जो ओर एग्जिस्ट कर रही थी, उनके बारे में डिस्कशन किया। और ध्यान दे बेटा, ये इनके पूरे के पूरे आपको फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं अगले पार्ट को आगे बताता हूँ मेटलर्जी के टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। मतलब मेटलर्जी को किन किन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। नेक्स्ट वाला पार्ट अपना कौन सा है? धातुक्रम के प्रकार, ठीक है ना। तो धातुक्रम को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है उनके प्रोसेस के आधार पर, ठीक है। तो जो पहला प्रकार है उनको हम क्या कहते हैं? पायरोमेटलर्जी। पहला प्रकार है पायरोमेटलर्जी, ठीक है। तो देखिए बेटा, पायरोमेटलर्जी क्या होती है? पायरो वर्ड सजेस्ट करता है उच्च तापमान, ठीक है ना।
पायरो का मतलब होता है कि उच्च तापमान, ठीक है। अगर आपको पूछे कि पायरोमेटलर्जी क्या है, तो इसमें ध्यान देना है कि इसके अंदर किसी अयस्क को गर्म करके धातु को प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करके धातु को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दें, इसमें अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करके धातु को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? इसमें अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करके धातु को प्राप्त किया जाता है। जैसे एग्जांपल Ag ले लिया, Ag2 को हीटअप करो, ठीक है ना। तो Ag2 को हीटअप करोगे तो Ag+O2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे कि धातु को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं उच्च तापमान पर, और उच्च तापमान पर गर्म करके हम धातु को प्राप्त कर, ठीक है बेटा। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोमेटालर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमेटालर्जी, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत धातुक्रम, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहा जाता है? वैद्युत धातुक्रम, ठीक है ना। तो देखो बड़ा, वैद्युत धातुक्रम के प्रोसेस के अंदर ध्यान दें, इसके अंदर क्या किया जाता है कि बहुत सारी अयस्क जो होती है वो बहुत स्थायी होती है। जैसे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट और एल्यूमिनियम। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट और एल्यूमिनियम के इनके यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण इनके यौगिक जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो ज़्यादा स्थायी होने की वजह से उसके अंदर से धातु को प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से इसके लिए स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो बेसिकली उसको हम ऑब्टेन किया जाता है वैद्युत अपघटन की विधि द्वारा। इसमें धातु को कैसे ऑब्टेन करते हैं? वैद्युत अपघटन की विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिए, इसमें धातु को वैद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। कैसे प्राप्त किया जाता है? वैद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है बेटा। चलो देखते, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया अपन ने NaCl, ठीक है। अब NaCl के अंदर से आपको सोडियम को प्राप्त करना है, तो कैसे करोगे? तो इसका वैद्युत अपघटन के प्रोसेस के दौरान आपको पता है कि आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा Na+Cl-, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास पता है कि वहाँ पे क्या होता है? वैद्युत अपघटन के प्रोसेस के दौरान एक जगह पे क्या होता है? कैथोड होता है, और एक जगह पे आपके पास क्या होता है? एनोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैथोड पे कैटाइन जाएगा, कैटाइन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके यहाँ पे सोडियम मिल जाएगा, ठीक है ना। और एनायन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन एनोड में। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? रिमूव कर लेगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Cl2 में चल जाएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान यहाँ से बेसिकली होता है कि इस प्रोसेस में पहले कैटाइन और एनायन सेपरेट आउट हो जाते हैं, और कैटाइन और एनायन सेपरेट आउट हो जाने के बाद में कैटाइन जाता है कैथोड पर, एनायन जाता है एनोड पे। कैथोड का क्या होता है? कैटाइन का रिडक्शन होकर वो सोडियम में या फिर मेटल के अंदर आ जाता है, और एनायन जो है ऑक्सीडाइज होके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चला जाए, ठीक है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रो मेटलर्जी का प्रोसेस और ये वाला यूज जो होता है बेसिकली, ध्यान रखें, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। ध्यान रखना है, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो तीसरा टाइप का होता है हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। तो थर्ड टाइप लिखिए हाइड्रोमेटलर्जी। थर्ड टाइप लिखिए हाइड्रोमेटलर्जी। थर्ड टाइप लिखिए हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। चलो
तो देखो बेटा, हाइड्रोमेटलर्जी का प्रोसेस जो है इसके अंदर क्या किया जाता है कि धातु का जो अयस्क का जलीय विलीन होता है, अयस्क के जलीय विलीन से धातु को प्राप्त किया जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा, ठीक है ना। तो ध्यान दें, इसमें अयस्क के जलीय विलयन से, अयस्क के जलीय विलयन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा धातु को प्राप्त किया जाता है, धातु को प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे कि अगर बाय द वे एग्जांपल दे रखा है कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को प्राप्त करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, उसको ज़्यादा रिएक्टिव धातु जैसे Zn है, Zn ज़्यादा रिएक्टिव धातु, इसके साथ मिक्सअप किया जाता है, तो Zn क्या करेगा, कॉपर को प्रतिस्थापित कर लेगा, तो कॉपर यहाँ पे कॉपर मिल जाएगा और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन चल जाएगा, ZnSO4 चला जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोमेटलर्जी का प्रोसेस जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, अयस्क के जलीय विलयन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा धातु को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया अपने पास टाइप ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। अब किसी अयस्क से अगर आपको धातु को प्राप्त करना है, ठीक है, वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूँ कि किसी अयस्क से आपको धातु को प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो अयस्क से धातु को प्राप्त करने कि डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, उनके बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग है धातु, अगला हेडिंग लिखिए अयस्क से धातु के निष्कर्षण के पद, पद मतलब चरण, मतलब स्टेप्स एक तरह से, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अयस्क से धातु को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन, ठीक है ना। मतलब हम क्या करते हैं, अयस्क को जमीन के अंदर से निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि उस अयस्क के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज मौजूद होती, कंकड़ वंकड़ कुछ भी मौजूद हो सकते हैं। तो सबसे पहले उस अयस्क को हम क्या करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको पहले क्रश किया जाता है और ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंडिंग मिल होती है, उसके अंदर उसको डालते घूमते और बॉल मिल इसको क्या करती है, क्रश करती है और उसको कंप्लीटली किस में कन्वर्ट किया जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पल्वराइजेशन का मतलब क्या हुआ, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर बाद में दूसरा स्टेप होता है अयस्क का सांद्रण, अगला स्टेप होता है अयस्क का सांद्रण, ठीक है ना। यहाँ पे अयस्क का सांद्रण का तात्पर्य क्या है, अयस्क का सांद्रण का तात्पर्य ये है कि बाद में क्या किया जाता है, जब उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में उस अयस्क के अंदर से मुख्य अशुद्धियाँ हटाई जाती, ठीक है ना। मेजर इम्प्योरिटीज हटा देते और जो मेजर इम्प्योरिटीज हटाने का जो प्रक्रम है उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। सांद्रण इसलिए बोलो कि जाहिर सी बात इम्प्योरिटीज हट जाएगी तो मेटल का परसेंटेज उसके अंदर बढ़ जाएगा और मेटल का परसेंटेज बढ़ जाएगा, इसका मतलब मेटल का एक तरह से सांद्रता बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहा जाता है, ठीक है। तीसरा प्रोसेस, तीसरा स्टेप क्या है कि अयस्क का सांद्रण कर लिया, सांद्रण करने के बाद में आपको क्या करना होता है, जो भी अयस्क होती है उसको ऑक्साइड अयस्क में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो अगला जो प्रोसेस है ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन, ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में फोर्थ प्रोसेस है ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन के बाद में आपको उस ऑक्साइड अयस्क
का अपचयन करना होता है ताकि धातु प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो अगला प्रोसेस में क्या है, ऑक्साइड अयस्क का अपचयन। और जब आप ऑक्साइड अयस्क का अपचयन कर लेते हो तो ऑक्साइड अयस्क के अपचयन से आपको कच्ची धातु प्राप्त होती है, ठीक है ना। और कच्ची धातु के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज मौजूद होती है, तो उसका हम क्या किया जाता है, बाद में परिष्करण किया जाता है या फिर शुद्धिकरण किया जाता है। तो अगला वाला स्टेप जो है वो है कच्ची धातु का शुद्धिकरण। कच्ची धातु का शुद्धिकरण, ठीक है। तो वापिस मैं स्टेप्स को रिपीट कर लेता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिमराइजेशन, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इसके अंदर एक बॉल मिल होती, ठीक है ना, बड़ी सी मिल होती, इसके अंदर बॉल्स प्रेजेंट होती है, उसके अंदर इसके डालते और घुमाते, तो ये वाला जो है कंप्लीटली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में एस का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, ठीक है ना। सांद्रण का मतलब मैंने बताया था कि इसके अंदर मुख्य मुख्य अशुद्धियां जो है वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फिर बाद में ऑक्साइड, जो भी अयस्क का सांद्रण करने के बाद जो अयस्क मिलती है उसको सांद्रित अयस्क कहा जाता है, ठीक है। और सांद्रित अयस्क को फिर बाद में किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन करते हैं। और ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका जो होता है निस्तापन, और दूसरा जो होता है वो वर्जन होता है। एक तो क्या कहते हैं निस्तापन, और दूसरा क्या कहते हैं वर्जन। इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बाद में क्या किया जाता है कि ऑक्साइड अयस्क जो आपने प्राप्त की उसका अपचयन किया जाता है। अपचयन के लिए डिफरेंट प्रोसेस है, अलग अलग के लिए अलग अलग अपचयन मेथड यूज करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अपचयन से जो आपको धातु प्राप्त होती है ना, वो होती है कच्ची धातु, ठीक है ना, क्रूड मेटल जिसे बोला जाता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्रूड मेटल का हम क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। इससे आपको क्या मिल जाता है, अयस्क प्राप्त हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये मुख्य मेजर स्टेप्स है कि किसी भी ऐसे धातु को निष्कर्षण करते समय ये मुख्य पद आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, सबसे पहले ध्यान रखिए, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिमराइजेशन का पार्ट बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात उसमें कुछ है ही नहीं कि आपको ये ध्यान रखना है कि बस इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हम स्टेप्स, मेटलर्जिकल स्टेप्स को हम स्टार्ट करेंगे सांद्रण से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सांद्रण से, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डाल दीजिए अयस्क का सांद्रण। अगला हेडिंग लिखिए अयस्क का सांद्रण, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए बेटा अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसका मतलब बता देता हूं, मतलब क्या है इसमें, अयस्क से मुख्य अशुद्धियों को हटाने के प्रक्रम को अयस्क का सांद्रण कहा जाता है, ठीक है। आपको पूछे अयस्क का सांद्रण क्या है, तो ध्यान रखना है कि अयस्क से मुख्य अशुद्धियों को हटाने के प्रक्रम को अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। तो अयस्क के सांद्रण करने के लिए आपको कौन कौन से मेथड्स यूज करने हैं, फिक्स मेथड्स, वही मेथड्स आपको ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो है उसे कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण, पहला प्रक्रम जो है गुरुत्वीय पृथक्करण, ठीक है ना। दूसरा जो प्रक्रम है उसको कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण या फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है ना। तीसरा जो प्रक्रम है उसे कहते हैं झाग प्लवन विधि, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा झाग प्लवन विधि के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इन प्रक्रम चार प्रक्रम। और चौथा प्रक्रम है उसको हम कहते हैं निक्षालन,
ठीक है। नेक्स्ट लेसन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और का नेक्स्ट लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली केमिकल मेथड है, रासायनिक प्रक्रम, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 4 प्रक्रम है, यू मस्ट रिमेंबर इट। एक तो गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है ना, तीसरा हो गया जाग प्लवन विधि और चौथा हो गया आपके पास निक्सन। ये 4 प्रक्रम है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी अयस्क का सांद्रण करते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके अंदर मुख्य मुख्य अशुद्धियों को हटा देते, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप्स की बात करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण। तो हेडिंग डाल दीजिए गुरुत्वीय पृथक्करण। हेडिंग डाल दीजिए गुरुत्वीय पृथक्करण, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए गुरुत्वीय पृथक्करण, ठीक है बेटा। देखो गुरुत्वीय पृथक्करण को ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा जाता है, ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर लेविगेशन भी कहा जाता है, लेविगेशन, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, ग्रेविटी सेपरेशन बोलो या फिर लेविगेशन बोलो, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है बेटा। चलो पहले तो आपको अगर पूछा जाए कि इस प्रोसेस का सबसे पहले सिद्धांत क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है इसका सिद्धांत, ठीक है ना, मेजर प्रिंसिपल क्या। तो आपको पूछे इसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि यह अयस्क और अधात्री के घनत्व के अंतर पर आधारित है। मतलब अधात्री और अयस्क की डेंसिटी में फर्क होना चाहिए, इसके घनत्व में अंतर होना चाहिए, इसका मुख्य सिद्धांत है, ठीक है। तो यह अयस्क तथा अधात्री के मध्य घनत्व में अंतर पर आधारित है। किस पर आधारित है, अधात्री तथा अयस्क के मध्य घनत्व के अंतर पर आधारित, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर, प्रोसेस में बता देता हूँ। बेसिकली एक स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप एक ढलान होता है, ठीक है। उस ढलान के बीच में आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पे खड्डे होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे बाय द वे हमने क्या लिया स्टार्ट में, अधात्री मतलब अयस्क तथा गैंग ले लिया, अधात्री तथा अयस्क ले लिया। इसको क्या किया जाता है, वाटर के साथ वॉश अवे किया जाता है, ठीक है ना। और हम ये मान रहे हैं कि इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, इसका अयस्क का घनत्व गैंग पार्टिकल के मुकाबले में क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अयस्क का घनत्व गैंग पार्टिकल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो क्या जब आप इसके साथ वाटर के साथ वॉश अवे करोगे, वाटर के साथ इसको भेजोगे, तो अयस्क जो है वो भारी है, घनत्व ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या करेगा, ये जो बीच में जो स्लोप आ रहे, गड्ढे आ रहे, अयस्क जो है उस गड्ढों के अंदर भर जाएगा, ठीक है। और अधात्री का घनत्व कम होने के कारण या फिर हल्का होने के कारण ये क्या होगा, वाटर के साथ चला जाएगा, ठीक है। अधात्री जो है वो वाटर के साथ वॉश अवे हो जाएगा, और वाटर के साथ वॉश अवे हो जाएगा, और ये जो अयस्क पार्टिकल जो है वो इसके अंदर बैठ जाएंगे। तो उसके अंदर बैठ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों आप सेपरेट आउट हो जाएंगे, मतलब अधात्री इसके अंदर से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये वाला मेथड जो है वो लेविगेशन का मेथड कहा जाता है, या फिर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। और ये गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है, क्योंकि जाहिर सी बात है डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वही नीचे बैठ पाएगा, अन्यथा वो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, वॉश अवे हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये प्रक्रम मुख्यतः AU AZ एंड ऑक्साइड अयस्कों के लिए, हर एक का नहीं, इन जनरल आपको पूछे तो ये वाला मेथड गोल्ड, सिल्वर तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हो गया गुरुत्वीय पृथक्करण, ठीक है बेटा, लिख लीजिए आप। सेकेंड बात करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है।
अगला लिखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है बेटा, तो देखो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो है वो चुंबकीय गुणधर्मों पर आधारित है। बेसिकली अयस्क और अधात्री के चुंबकीय गुणों में अंतर होना चाहिए, या फिर ऐसा कह सकते हो कि अयस्क में चुंबकीय गुणधर्म होना चाहिए और अधात्री में नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है अधात्री में चुंबकीय गुणधर्म होना चाहिए, अयस्क में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मुख्य सिद्धांत की अगर बात करें तो मुख्य सिद्धांत क्या है इसका? यह अयस्क तथा अधात्री के चुंबकीय गुणधर्मों के अंतर पर आधारित है। पर आधारित है, किस पे आधारित है? अयस्क तथा अधात्री के मध्य चुंबकीय गुणधर्मों के अंतर पर आधारित है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एक रोलर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक रोलर है इस टाइप का, एक रोलर। ठीक है, इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंड होता है इसका। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, ये पहला वाला जो रोलर होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है ना, नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक का मतलब क्या होगा? अचुंबकीय होता है। ठीक है ना, जबकि दूसरा वाला जो रोलर होता है वो आपके पास मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक का मतलब क्या होगा? चुंबकीय होगा। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि यहाँ से एक होपर होता है, इसके अंदर से आप क्या करोगे? अयस्क तथा अधात्री जो कि मिक्स में पहले से मौजूद होगी। ठीक है, इसके अंदर से डालोगे। ठीक है, इसके ऊपर से डालोगे और ऊपर से डालोगे और यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है, तो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर की तरफ ये अयस्क तथा अधात्री है। अब मैं मान लेता हूँ कि अयस्क में चुंबकीय गुणधर्म है और अधात्री में चुंबकीय गुणधर्म नहीं, हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, बाकी हम ऐसा मान रहे हैं फिलहाल इन जनरल कि अयस्क में चुंबकीय गुणधर्म होते और यहाँ पे अधात्री में नहीं होते। तो अयस्क में चुंबकीय गुणधर्म होगा तो क्या होगा कि जब इधर से बेल्ट से गुजरेगा तो इसमें अंदर इस रोलर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी तो ये रोलर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा किसको? अयस्क को, क्योंकि इसमें भी चुंबकीय गुणधर्म है, इसमें भी चुंबकीय गुणधर्म, चुंबक को आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये आपस में आकर्षित करेगा तो इधर की तरफ अयस्क का ढेर बन जाएगा। ये जो ढेर बनेगा वो किसका बनेगा? ओर का। लेकिन अधात्री में कोई चुंबकीय गुणधर्म नहीं होंगे, तो अधात्री में चुंबकीय गुणधर्म नहीं होंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये सीधा का सीधा आगे की तरफ चल जाएगा। ठीक है, तो आगे की तरफ चला जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये अधात्री का ढेर अलग बन जाएगा, जबकि आपके पास अयस्क का ढेर अलग बन जाएगा। तो दोनों का ढेर अलग अलग बन जाएगा, और अलग अलग बन जाएगा तो इसका मतलब दोनों सेपरेट आउट हो जाएगा, और सेपरेट आउट हो जाएंगे तो इसका मतलब हमको क्या करना था? सेपरेट आउट ही तो करना था। ठीक है, तो मतलब इसका सांद्रण हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है मेथड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि हमने ले लिया SnO2 ले लिया। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? कैसिटेराइट। कैसिटेराइट के अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद होती है वुल्फ्रामाइट की, वुल्फ्रामाइट की इम्प्योरिटीज मौजूद होती है, और वुल्फ्रामाइट बेसिकली FeWO4 प्लस साथ में MnWO4, ये वुल्फ्रामाइट। ठीक है, तो कैसिटेराइट के अंदर वुल्फ्रामाइट की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, और वुल्फ्रामाइट जो होता है वो FeWO4 प्लस साथ में क्या होता है? MnWO4 होता है। ठीक है, अब ये वाला क्या करेगा? जाहिर सी बात है ये इम्प्योरिटीज है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये अधात्री अलग हो जाएगी और ये अयस्क आपके पास क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया Fe3O4 लिए मैग्नेटाइट प्लस इम्प्योरिटीज। ठीक है ना, तो मैग्नेटाइट प्लस इम्प्योरिटीज के अंदर क्या है? मैग्नेटाइट के अंदर तो क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और इम्प्योरिटीज के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं। तो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो सेपरेट आउट हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल से यू मस्ट रिमेंबर इट। ठीक है ना,
अब इसके बेस पे एक प्रॉब्लम कर लेते, क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते। प्रॉब्लम क्या है जरा ध्यान दीजिए। यहां पे एक प्रॉब्लम है अपने पास। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन सी अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक्कृत किया जा सकता है या फिर सांद्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की फॉर्म लिखो, निम्नलिखित में से कौन से अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जा सकता है, सांद्रित किया जा सकता है। ठीक है, चलो अलग अलग मैं बता देता हूं। हमने ले लिया मैग्नेटाइट ले लिया, ठीक है ना। दूसरा मैग्नेसाइट ले लिया, ठीक है ना। तीसरा कैसीटेराइट ले लिया, ठीक है ना। चौथा कॉपर पाइराइट ले लिया, ठीक है ना। पांचवा क्रोमाइट ले लिया और छठा और कोई सा भी ले लो आप, लिमोनाइट ले लिया, लिमोनाइट। ठीक है, अब आपको इसके अंदर बताना है कि किसको चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो देखो मैग्नेटाइट जो होता है वो क्या होता है, Fe3O4 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो इस वजह से किया जा सकता है। मैग्नेसाइट MgSO4 होता है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती इसलिए नहीं कर सकते। कैसीटेराइट का एग्जाम्पल अलग से ध्यान रखना है कि इसके अंदर इंप्योरिटीज के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके पास इंप्योरिटीज के अंदर इसके अंदर मौजूद होता है क्या, मैग्नेटिक गुणधर्म। कॉपर पाइराइट होते हैं CuFeS2, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर Fe है तो Fe में मैग्नेटिक गुणधर्म है तो इसलिए इसको संदर्भित किया जा सकता है। क्रोमाइट ओर के बारे में बताया था, FeO.Cr2O3, इसके अंदर आयरन है इसको भी सांद्रित किया जाता है। लिमोनाइट में क्या है, Fe2O3.3H2, ठीक है, तो इसको भी इसके द्वारा सांद्रित किया जा सकता है। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाती है। ठीक है बेटा, होमवर्क में बेटा स्टेज फर्स्ट पार्ट बी का 1 and 15 प्रॉब्लम करना है, स्टेज सेकंड का पार्ट बी का 5th 13 and 38, स्टेज थर्ड में पार्ट सी का 44 प्रॉब्लम, पार्ट डी का 49, 54, 56, 59 and 65 प्रॉब्लम करना है। स्टेज फोर्थ के अंदर पार्ट ए के अंदर 5, 8, 9 and 18, पार्ट बी में 1, 11, 22, 25 एंड 27 वाला प्रॉब्लम करना है। एंड स्टेज 5 के अंदर पार्ट बी का 3rd प्रॉब्लम करना है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।